Hello, good morning, dear students. Today we'll continue ancient history, part first, chapter number 3, kinship, caste and class, बंधुत्व, जाति and वर्ग, early society, आरंभिक समाज, 600 BC to 600 CE. And students, previous chapter में हमने several changes in economy and political life, इकोनॉमी और पॉलिटिकल लाइफ में क्या क्या चेंजेस हुए थे इसके बारे में डिटेल से समझा था। एंड नाउ दिस चैप्टर, और इस चैप्टर में हम समझेंगे कि जो भी ये इकोनॉमी और पॉलिटिकल परिवर्तन हुए थे उसने सोसाइटीज़ पर क्या प्रभाव छोड़ा था, इसके बारे में डिटेल से समझेंगे। एंड नाउ किनशिप, कास्ट एंड क्लास, ये चैप्टर ओनली महाभारत के एपिसोड से रिलेटेड नहीं है, बट इनसे हमें क्या एविडेंस जानने को मिलते हैं वो हम आज इस चैप्टर के अंदर अच्छे तरीके से समझेंगे। एंड चैप्टर का इंट्रोडक्शन अगर आपको बताऊं तो इस चैप्टर के इंट्रोडक्शन में पूरे अच्छे तरीके से बताया गया है कि दिस चैप्टर डिस्कस इश्यू इन सोशल हिस्ट्री इंक्लूडिंग क्लास, कास्ट एंड किनशिप एंड जेंडर। एंड नेक्स्ट इसमें इट आल्सो इंट्रोड्यूस हाउ टेक्सचुअल ट्रेडिशनल हैव बीन यूज्ड बाय हिस्टोरियंस एंड हिस्टोरियंस used textual traditional to understand changes in political and economy। हिस्टोरियंस ने वो पॉलिटिकल एंड इकोनॉमी में बदलावों को समझने के लिए कौन से टेक्सचुअल ट्रेडिशन का उपयोग करते थे। एंड सम टेक्स्ट लेट डाउन नॉर्म्स ऑफ सोशल बिहेवियर। इस चैप्टर में हम हमारी क्लास के बारे में, कास्ट के बारे में एंड जो भी रिलेशन है इसके बारे में, या जेंडर के बेसिस पे जो सोशल डिफरेंसेस था, या पॉलिटिकल हिस्ट्री के बारे में बताया गया है, या फिर सोशल हिस्ट्री के बारे में बताया गया है, वो पूरा का पूरा हम इस चैप्टर के अंदर डिस्कस करेंगे। एंड मोस्ट इम्पॉर्टेंट अगर बात हम इस चैप्टर में देखें तो हमारे जो आज रियलिटी में अगर हम देखते हैं कि हमारे जो सोशल बिहेवियर है या जो सोसाइटी में जो भी सोसाइटी में यूज़ हो रही हैं उनकी जो शुरुआत है वो बहुत पहले से वो ये शुरुआत शुरू हो चुकी थी, और वही सब पूरा का पूरा कलेक्शन इकट्ठा करके या फिर इसको आज प्रॉपर तरीके से पीपल्स को प्रेजेंट किया जाता है, मतलब लोगों को प्रेजेंट किया जाता है कि पहले जो लोग रहते थे अपनी सोसाइटी में उन्हीं चीज़ों को इकट्ठा करके प्रेजेंट किया जाता है। बिकॉज़ यह भी जो हिस्टोरियन है उसके द्वारा इतिहास को, सामाजिक इतिहास का रिकंस्ट्रक्ट करने के लिए जैसे पाठ्य परंपराओं का उपयोग भी किया गया है। एंड नाउ अर्ली सोसाइटी के बारे में जानने की कोशिश करते हैं। एंड फर्स्ट पॉइंट इज द क्रिटिकल ऑफ द महाभारत के क्रिटिकल एविडेंस। अगर हम महाभारत की स्टोरी, अगर हम इस पॉइंट में देखें कि जो महाभारत की स्टोरी है उसी को उठाकर आपको समझाया गया है, बिकॉज इसमें कास्ट के बारे में या वुमेन्स के बारे में, इवन इसमें सोशल हिस्ट्री जो छुपा हुआ था उसके पीछे, वो भी हमें इसके बारे में जानने को उत्साहित करता है या फिर हमें इसके बारे में जानकारी मिलती है महाभारत से। वन ऑफ द मोस्ट एम्बिशन प्रोजेक्ट ऑफ स्कॉलरशिप बिगेन अंडर द लीडरशिप ऑफ ए नोटेड इंडियन संस्कृत वी.एस. सुक्तांकर। 1919 में प्रसिद्ध संस्कृत विद्वान वी.एस. सुक्तांकर के नेतृत्व में एक एम्बिशन प्रोजेक्ट की शुरुआत हुई थी। ए टीम comprising dozens of scholars indicated the task of preparing a critical edition of the महाभारत। अनेक स्कॉलर्स ने मिलकर महाभारत का क्रिटिकल एडिशन तैयार करने का जिम्मा उठाया था। ए कोलोसल एपिक रनिंग इन इट्स प्रेजेंट फ्रॉम into over 1 lakh verses with depiction of a wide range of social categories and situations। महाभारत का क्लोशल करते हुए हम अपना ध्यान एक ऐसे महाकाव्य की ओर अपना ध्यान केंद्रित कर रहे हैं
जो इन प्रेजेंट टाइम 1 लाख श्लोकों से अधिक है, एंड विभिन्न सोशल कैटेगरीज एंड सिचुएशंस का लेखा जोखा है। महाभारत सब कॉन्टिनेंट का सबसे प्रसिद्ध ग्रंथ माना जाता है। एंड नेक्स्ट, इट वाज कंपोज्ड ओवर ए पीरियड ऑफ अबाउट 1000 ईयर एंड सम ऑफ द स्टोरीज इन कंटेंट्स may have been in circulation even earlier. The central story is about 2 sets of written of varying causing. They also contains laying down norms of behavior for various social groups. इस ग्रंथ की रचना है वो 1000 वर्ष तक होती रही थी। इसमें जो कुछ स्टोरीज तो है इस काल से पहले भी प्रचलित थी। इसमें जो स्टोरी दी हुई है वो इस काल से पहले भी प्रचलित थी। और महाभारत की मुख्य कथा 2 परिवारों के बीच एक युद्ध का चित्रण है। एंड इस ग्रंथ के कुछ भाग हैं जो सोशल ग्रुप्स के बिहेवियर के मानदंड तय करते हैं, जो इसमें सोशल ग्रुप्स दिए हुए हैं। नेक्स्ट, द क्रिटिकल एडिशन meant collecting Sanskrit manuscript of the text, writing in a variety of scripts from different parts of the country. प्रारंभ में तो देश के जो विभिन्न भाग हैं उनमें विभिन्न प्रकार की स्क्रिप्ट्स है वो लिखी गई थी। ये जो लिपियां लिखी गई थी उन्हीं में से महाभारत की जो संस्कृत पांडुलिपि थी उसको इकट्ठा किया गया था। जो भी देश के विभिन्न भागों से अलग अलग जो लिपियां लिखी गई थी उन्हीं में से महाभारत की पांडुलिपि, संस्कृत पांडुलिपि को इकट्ठा किया गया था। द टीम वर्कड आउट ए मेथड ऑफ कंपेयरिंग वर्सेस फ्रॉम ईच मैन्युस्क्रिप्ट। परियोजना पर काम करने वाले स्कॉलर्स ने सभी पांडुलिपियों में पाए जाने वाले श्लोकों की तुलना करने का एक तरीका भी ढूंढ निकाला था। श्लोकों को कंपेयर करने का तरीका ढूंढ निकाला था स्कॉलर्स ने जो इस परियोजना पर काम कर रहे थे। एंड द प्रोजेक्ट्स टुक 47 ईयर्स टू कंप्लीट। और इस प्रोजेक्ट को पूरा करने में 47 ईयर्स लगे थे। देयर वर सेवरल कॉमन एलिमेंट्स इन द संस्कृत वेरिएशन ऑफ द स्टोरी। आल्सो देयर वर एनॉर्मस रीजनल वेरिएशंस इन द वेज इन विच द टेक्स्ट एंड बीन ट्रांसमिटेड ओवर द कंट्रीज। संस्कृत के जो कॉमन एलिमेंट्स थे उनमें समानता थी। एंड इसी बात से स्पष्ट होता है कि पूरे सब कॉन्टिनेंट की सभी पांडुलिपियों में यह समानता देखने को मिली थी, विच रिफ्लेक्ट्स कॉम्प्लेक्स प्रोसेस दैट शेप्ड अर्ली एंड लेटर सोसाइटी सोशल हिस्टोरियंस, अर्ली एंड लेटर सोशल हिस्ट्रीज। एंड वन साइड यह देखा जाए कि प्रभावशाली परंपरा और आचरण के बीच संवाद कायम करके सामाजिक इतिहास को रूप दिया था। एंड नेक्स्ट टाइमलाइन 2 को डिस्कस करते हैं। टाइमलाइन 2, मेजर लैंडमार्क इन द स्टडी ऑफ द महाभारत। महाभारत की स्टडी में मेजर लैंडमार्क्स 20th सेंचुरी, प्रिपरेशन एंड पब्लिशन ऑफ द क्रिटिकल एडिशन ऑफ द महाभारत 1919 से 1966 में अगर हम देखें तो महाभारत के समालोचनात्मक संस्करण की परिकल्पना और प्रकाशन किया गया था। एंड 1973 में देखें तो J.A.B. वेन ब्यूटेनेन began English translation of the critical edition, remains complete after his death in 1978. J.B. वेन ब्यूटेनेन द्वारा समालोचनात्मक संस्करण का एक अंग्रेजी अनुवाद आरंभ किया गया था जो कि 1978 में उसकी डेथ के बाद यह परियोजना अधूरी रह गई थी। J.B. वेन ने इंग्लिश ट्रांसलेशन को शुरू तो कर दिया था बट उसकी मृत्यु हो गई थी, तो इस वजह से यह एडिशन है वो अधूरा रह गया था। एंड नाउ नेक्स्ट पॉइंट, किनशिप एंड मैरिज, मैनी रूल्स एंड वेरिएड प्रैक्टिसेस। इनमें क्या समानता और इनके विवाह के क्या क्या टाइप्स थे इसके बारे में डिटेल से समझेंगे, और इनके रूल्स और उनके व्यवहार में क्या क्या डिफरेंसेस थे इसके बारे में जानेंगे।
Families are usually parts of larger networks of people. Larger network of people defined as relative, or to use a more technical term, kinfolk. While family ties are often regarded as nature and based on blood, they are defined in many different ways. जो फैमिली है वो बड़े समूह का हिस्सा होते हैं जिन्हें हम रिलेटिव कहते हैं। अगर टेक्निकल लैंग्वेज का हम यूज़ करें तो हम रिलेटिव को जाति समूह भी कह सकते हैं। एंड जो पारिवारिक रिलेशन होते हैं वो नेचुरल एंड बेस्ड ऑन ब्लड माने जाते हैं। बट इन रिलेशन की डेफिनेशन है वो अलग अलग टाइप से की जाती है। फॉर एग्जाम्पल, सम सोसाइटीज रिगार्डेड कज़न एज बीइंग ब्लड रिलेशन। जैसे कुछ सोसाइटी में तो जो कजन्स होते हैं उनसे ब्लड का रिलेशन माना जाता है, और जो अदर सोसाइटी है उसमें कुछ अदर सोसाइटी उसमें ऐसा नहीं माना जाता। रिलेशन की डेफिनेशन अलग अलग सोसाइटी में अलग अलग तरह से मानी जाती है। नेक्स्ट, हिस्टोरियंस आल्सो इन्वेस्टिगेट एंड एनालाइज एटीट्यूड टुवर्ड्स फैमिली एंड किनशिप। दे प्रोवाइड एन इंसाइट इनटू पीपल थिंकिंग। हिस्टोरियंस है वो फैमिली एंड किनशिप संबंधी विचारों का भी विश्लेषण करते हैं, इन्वेस्टिगेट करते हैं। इनकी स्टडी इसलिए इम्पोर्टेंट मानी जाती है बिकॉज इससे लोगों की थिंकिंग का पता चलता है। एंड नेक्स्ट, आइडियल ऑफ पैट्रीलिनी। पितृवंशिक व्यवस्था के आदर्श को डिटेल से समझते हैं कि इनकी जो सोसाइटी थी वो पितृस्तात्मक थी या मातृस्तात्मक। महाभारत डिस्क्राइब ए फ्यू ओवर लैंड एंड पावर बिटवीन टू ग्रुप्स ऑफ कोजिंग, द कौरव एंड द पांडव, who belonged a single ruling family, that of the Kurus a lineage dominating of the Pandav, emerged victorious after that patrilineal succession was proclaimed। आइडियल ऑफ पैट्रीलिनी है वो एक स्तर पर अगर हम देखें तो महाभारत है वो इसी की स्टोरी है। यह किनशिप के टू ग्रुप्स कौरव और पांडव के बीच भूमि और सत्ता को लेकर हुए संघर्ष का चित्रण करती है। दोनों ही दल है कुरु वंश से संबंधित थे। उनका जो वंश था वो तो एक ही था। एंड टू ए सिंगल रूलिंग फैमिली, उनका एक ही जनपद पर शासन था। और इनका जो ये संघर्ष था वो धीरे धीरे युद्ध में बदल गया। युद्ध में बदला जिसमें विनर रहे थे पांडव, और इन्हीं को बेस मानकर पैट्रीलिनियल यानी पितृवंशी पितृवंशी को उत्तराधिकारी के रूप में घोषित कर दिया गया कि जो शासन है वो पितृस्तात्मक होगा। हालांकि जो पितृवंशिता महाकाव्य की रचना से पहले भी मौजूद थी। महाभारत की मुख्य जैसे स्टोरी या कथा वस्तु इन सब को और स्ट्रॉन्ग बना दिया था। ये सब पहले से चलते आ रहे थे बट महाभारत ने इसको और स्ट्रॉन्ग बना दिया। वाइल पैट्रीलिनी हैड एक्साइटेड पेरियर ऑफ द पॉजिटिव ऑफ द एपिक, द सेंट्रल स्टोरी ऑफ द महाभारत, फॉरेस्ट ऑफ द आइडिया दैट इट वाज वैल्यूएबल ऑर्डर अंडर पैट्रीलिनी, sons could claim the resource to their father when the later dead। जो पैट्रीलिनी एपिक की रचना से पहले भी ये जो व्यवस्था चलती आ रही थी वो मौजूद थी, लेकिन महाभारत की इस मुख्य स्टोरी ने इसको और वैल्यूएबल बना दिया। पैट्रीलिनी में जो सन है वो अपने पिता की मृत्यु के बाद उनके प्रॉपर्टी पर अपना अधिकार समझता है, जैसे इंक्लूडिंग द वन इन द केस ऑफ किंग। अगर राजाओं के संदर्भ में देखें तो उनका सिंहासन है वो अपने पिता की
डेथ के बाद बेटा ही उसको उस पर अपना शासन स्थापित करता है। तो इसी परंपरा को पितृवंशिता परंपरा कहते हैं। एंड मोस्ट रूलिंग डायनेस्टी क्लेम टू फॉलो दिस सिस्टम विद वेरिएशन इन केस ऑफ ऑन सन 6th century BC ऑनवर्ड्स। अधिकतर जो राजवंश थे वो पितृवंशिता प्रणाली को ही फॉलो करते हैं। नेक्स्ट, द कंसर्न विद पैट्रिलिनी वाज नॉट यूनिक टू रूलिंग फैमिलीज। इट वाज एविडेंट इन मेंटर्स इन रिचुअल टेक्स्ट सच एज द ऋग्वेदा। इट इज पॉसिबल दैट दीज एटीट्यूड्स वर शेयर्ड by wealthy men and those who claimed high status, including Brahmins। पितृवंशिता के प्रति झुकाव जो शासक परिवार थे उनके लिए कोई ये अलग बात नहीं थी। ऋग्वेद जैसे ग्रंथ के मंत्रों से भी यह बात स्पष्ट होती है। यह संभव है कि जो रिच फैमिली थी उनके पुरुष और ब्राह्मण भी ऐसा ही दृष्टिकोण रखते थे। एंड स्टूडेंट्स, आज के लिए इतना ही। अगर आपको सेशन पसंद आए तो लाइक करें एंड चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।